नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको लॉ से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। जैसा कि आपको पता है कि ये 2023 का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व है, तो इसका हम सॉल्यूशन आज देखेंगे। और ये 2-3 पेपर बचे हैं, उनके बाद हम देखेंगे AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के बारे में। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे। तो और देखने से पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद संबंधित है। कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का जो वाद है वो किससे संबंधित है? वो है हमारा बी ऑप्शन से, राज्य के परोक्ष दायित्व से। ठीक है, राज्य के परोक्ष दायित्व से, ये बी ऑप्शन से हमारा वाद ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार है। एक कैसा है ये? मौलिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, प्रथागत अधिकार है या संविधात्मक अधिकार है? सभी के लिए पता होगा। आर्टिकल 32 में क्या दे रखा है, कहाँ पे है ये? मौलिक अधिकारों में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कानून की कौन सी शाखा सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना, शक्ति, कर्तव्यों और दायित्वों से संबंधित है? तो कौन सी शाखा संबंधित है? अपकृत्य विधि, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, प्रशासनिक विधि और श्रम विधियां। तो कौन सी है ये? प्रशासनिक विधि, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रिट में प्राण्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता? तो ये रेस जुडिकाटा का जो सिद्धांत है वो किस रिट में लागू नहीं होता? तो वो हैवियस कॉर्पस में लागू नहीं होता। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन को दर्शाता है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है विधि के शासन को दर्शाता है? वो अनुच्छेद 14, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हरला बनाम राजस्थान का एक प्रमुख मामला संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये प्रकाशन से संबंधित है, पब्लिकेशन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रत्यायोजित विधान की दृष्टि के लिए जिम्मेदार कारक है। तो प्रत्यायोजित विधान की दृष्टि के लिए जिम्मेदार कारक क्या है? ये संसदीय समय का दबाव, बिल्कुल सही। विषय वस्तु का तकनीकीपन, बिल्कुल सही। आकस्मिक, प्रत्याकस्मिक, आकस्मिक, अप्रत्याशित के निपटारे के लिए उपरोक्त सभी, और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कौन सी रिट उन मामलों में जारी की जाती है जहां अधिकार क्षेत्र की अधिकारता हो और अधिकार क्षेत्र का अभाव हो? देखिए इस चीज को बड़े ही ध्यान से देखिए, जहां अधिकार क्षेत्र की अधिकारता हो और अधिकार क्षेत्र का अभाव हो, यहाँ पर कौन सी रिट जारी की जाती है? तो यहाँ प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए। रिट का बहुत ही बड़ा योगदान है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पेपर में। ठीक है, तो आप 5 रिट हैं, 5 रिटों को बहुत ही अच्छी से बारीकी से समझ के जाइएगा। 20 क्वेश्चन आते हैं भाई, 20 क्वेश्चन आपके रिट से ही आने वाले हैं। एक यूनिट पूरा रिट का है, तो इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा रिट के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस रिट में उच्च न्यायालय ने निम्न न्यायालय या न्यायाधिकरण को किसी विशेष मामले का अभिलेख भेजने का आदेश दिया? तो किस रिट में ये आदेश दिया? ये उत्प्रेषण रिट में। ठीक है, उत्प्रेषण। सार्वजनिक निगम है, तो सार्वजनिक निगम क्या है? तो ये एक विधिक व्यक्ति है, लीगल पर्सन। ठीक है, जैसा कि आपके चैनल का नाम है लीगल पर्सन, यही सार्वजनिक निगम है। ठीक है, आप इसी को ध्यान में रख लीजिए। हमारा जो लीगल पर्सन यूट्यूब चैनल है वो कैसा है? पब्लिक कॉर्पोरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, वाणिज्यिक निगम है, तो वाणिज्यिक निगम क्या है? इंडियन एयरलाइंस निगम ये भी है, राज्य व्यापार निगम ये भी है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द स्पिरिट ऑफ लॉ किताब किसने लिखी है? तो द स्पिरिट ऑफ लॉ ये किताब किसने लिखी है? मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है। ये प्रशासनिक विधि में सम्मिलित है, तो प्रशासनिक विधि में क्या सम्मिलित है भाई?
प्रशासन की विधायी शक्तियां और प्रशासन की न्यायिक एवं अर्धन्यायिक शक्तियां, ये दोनों ही प्रशासनिक विधि में सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट बनाया गया। तो ये क्राउन प्रोसीडिंग जो एक्ट है ये 1947 में 1947 में ये बनाया गया था। ठीक है, किस शताब्दी में प्रशासनिक कानूनों का तेजी से विकास हुआ? तो देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि किस शताब्दी में प्रशासनिक कानूनों का तेजी से विकास हुआ। ये 20वीं शताब्दी में प्रशासनिक कानूनों का तेजी से विकास हुआ था। लेकिन जो हमारा लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर पड़ा है 2022 का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, आप उसमें जाके देखिएगा ये क्वेश्चन वहां पे भी है। तो वहां पे मैंने वहां कराया है कि किस शताब्दी में प्रशासनिक कानूनों का विकास हुआ, वहां तेजी से नहीं है। तेजी से विकास तो हमारा 20वीं शताब्दी में हुआ है, लेकिन वहां कहा है कि किस शताब्दी में प्रशासनिक कानूनों का विकास हुआ। तो वो जो प्रशासनिक कानूनों का विकास है वो 1900 शताब्दी में हुआ है, लेकिन यहाँ तेजी से विकास हो रहा है तो वो 20वीं शताब्दी। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो चुका होगा। वहां पे कुछ साथी लोग कमेंट करते हैं कि 19वीं शताब्दी नहीं है 20वीं शताब्दी है, तो आपको इस चीज का थोड़ा अंतर समझना होगा और आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। प्रशासनिक विधि का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक अधिकारियों का संचालन और नियंत्रण है। किसने कहा? ये किसने कहा था? तो ये ग्रिफिथ और स्ट्रीट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रत्यायोजित विधान को भाई किससे नियंत्रण किया जा सकता है? तो ये किससे? न्यायपालिका से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक विधि का मूल स्रोत है? तो प्रशासनिक विधि का मूल स्रोत भाई कौन है? तो ये संविधान है, सॉरी ये सामान्य विधि होगा, कॉमन लॉ। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर, कॉमन लॉ। आंसर इंग्लिश की साइड में ये लगते हुए जा रहे हैं, कोई भी साथी अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहता है तो वो इंग्लिश में दिखता चले। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रशासनिक कानून का मुख्य रूप से किस आधिकारिक कार्य से संबंधित नहीं है? प्रशासनिक कानून जो है वो किस आधिकारिक कानून से संबंधित कार्य से संबंधित नहीं है? तो ये निजी कार्य, निजी कानून। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका, निजी कानून से ये संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसने कहा विधि के शासन के लिए आवश्यक है कि सरकार को कानून के अधीन होना चाहिए, न कि सरकार के अधीन कानून? ये किसने कहा था? ये डायसी ने कहा था। ठीक है, ये डायसी ने कहा था, बेड को किसमें नहीं कहा था, ये डायसी ने कहा था। आगे है, और अगर किसी भी साथी के लिए कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत दिखता है तो विद कंटेंट, वो कहाँ उसका वो प्रूफ है उसका वो सेंड कर दे, तो उसको अगली वीडियो में हम सुधार कर देंगे। ठीक है, अब आप ऐसे ही बोल दो वही नहीं ये डायसी ने नहीं, ये इसमें तो नहीं कहा था, तो भाई इसका कुछ तो रीजन होगा, कहाँ देखा आपने, कहाँ पढ़ा, ये चीज़ बता दीजिए और कमेंट कर दीजिए, आपको क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मामले में भारतीय संविधान की शक्तियों को पृथक्करण के सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया गया? तो किस मामले में नहीं किया गया? ये राम जवैया कानपुर बनाम पंजाब राज्य, AIR 1955, तो ये इसमें नहीं किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रशासनिक विधि का संबंध प्रशासनिक अधिकारियों की शक्ति के संचालन और नियंत्रण से है, जिसमें संरचना की बजाय इसके कार्यों पर जोर दिया गया। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? KD बाइसी या इवाइन लेगिन्स, AD बाइसी, तो ये बेड ने दी थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रशासनिक विधि कानून की वह शाखा है जिसका उद्देश्य निम्न में शक्ति के दुरुपयोग को रोकना है। तो क्षेत्राधिकार में, संसद में, विधानमंडल में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रशासनिक प्राधिकरण में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 के किस अनुच्छेद में उल्लिखित हैं? भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये हमने आपके लिए छोड़ा है। ये आप इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा, सेक्शन 4 में, सेक्शन 5, सेक्शन 6, 7 में।
तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन हमने लीव किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 कब लागू हुआ? तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम ये 1 जुलाई 1985 को ये लागू हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये ऊपर वाला क्वेश्चन हमने आपके लिए इसलिए छोड़ा है ताकि आप भी कुछ सर्च करें, आप भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत निहित अनिवार्य आवश्यकताओं के रूप में कार्य करते हैं जिनका प्रयोग न करने से शक्ति का प्रयोग अमान्य हो जाता है। ये किसने कहा था? तो ये वेड ने कहा था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। यदि बंदी को अवैध रूप से या बिना किसी औचित्य के हिरासत में लिया गया है तो आप किस रिट के लिए न्यायालय में प्रार्थना करेंगे? तो ये हम यहाँ पे किस रिट के लिए प्रार्थना करेंगे, देखो इस चीज को अभी कंफर्म करते जाइए। यदि बंदी को अवैध रूप से या बिना किसी औचित्य के हिरासत में लिया गया है तो आप किस रिट के लिए न्यायालय में प्रार्थना करेंगे? परमादेश, प्रतिष्ठित, अधिकार परीक्षा, किसके लिए? या बंदी प्रत्यक्षीकरण? तो इसमें हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए आप न्यायालय में याचिका करेंगे, ठीक है। यह है हमारा कौन सी रिट उन मामलों में जारी की जाती है? समझ लीजिएगा, रिट मैंने बोला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो कौन सी रिट उन मामलों में जारी की जाती है अधिकार क्षेत्र से अधिक है, जो अधिकार है हमारा वो क्षेत्र से अधिक है और जहां अधिकार क्षेत्र का अभाव है तो वहां पे प्रतिषेध प्रोहिबिशन रिट हमारी जारी की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, को वारंटो एक लैटिन टर्म है जिसका अर्थ है, को वारंटो एक लैटिन टर्म है जिसका अर्थ क्या है? तो किस अधिकार से? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको सबको पता ही होगा किस अधिकार से, ठीक है। भारत के संविधान अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय रिट सुनवाई के लिए अधिकृत है? तो ये कौन सा है? ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आगे है केंद्रीय देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसके लिए हम क्लियर कर दें कि अनुच्छेद 32 के तहत हमारा सुप्रीम कोर्ट ही रिट सुनवाई के लिए अधिकृत है, लेकिन हाई कोर्ट की जब बात आती है तो हाई कोर्ट हमारा 226 अनुच्छेद 226 के तहत है ना। तो आप इसको क्लियर रखिएगा, ये मत करिएगा ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु है, तो ये 65 ईयर है, ठीक है, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रत्यायोजित विधान नियंत्रण किया जाता है, तो प्रत्यायोजित विधान कहाँ नियंत्रण किया जाए? संसद और न्यायपालिका द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। बिना किसी योग्यता के सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जाती है? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमारी रिट जो है वो को वारंटो है, अधिकार परीक्षा। भाई किस अधिकार से आप इस पद पर हो, ये रिट आपकी जारी की जाती है। रिज बनाम बाल्डविन वाद संबंधित है, तो रिज बनाम बाल्डविन वाद किससे संबंधित है? ये प्रत्यायोजित विधान से, सशर्त विधान से, या न्यायाधिकरण से, या प्राकृतिक न्याय से? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट, प्राकृतिक न्याय से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, प्रत्यायोजित विधान का नियंत्रण क्या है? तो इसका नियंत्रण क्या है? ये संसदीय नियंत्रण है, प्रक्रियात्मक नियंत्रण है, न्यायिक नियंत्रण। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें सभी नियंत्रण है। प्रत्यायोजित विधान का नियंत्रण जो है सभी के लिए है, ठीक है। तो हम इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, एक एक कृपक बात संबंधित है, तो एक एक कृपक बात जो है ये भी आप कमेंट करके बताएंगे, ये हमने लीव कर रखा है, ठीक है। एक एक कृपक बात किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सर्च करिएगा, मिलेगा आपके लिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जाएगी यदि, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट कब जारी की जाएगी? निरोध और प्रथम दृष्टया अवैध हो, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, निरोध अगर प्रथम दृष्टया अवैध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ की सही परिभाषा को व्यक्त करता है? तो ये कौन सा है? कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में
न्यायाधीश नहीं बनेगा। तो ऑप्शन बी होगा इसका। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं होगा। कहने का मतलब ये है अपना सेल्फ डिसीजन या सेल्फ जजमेंट आप खुद नहीं ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सही है? एक न्यायाधिकरण सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। एक न्यायाधिकरण सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण को संविधान के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 223A और 223B। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। जल्दी देखते हैं। इसमें विवेक की अधिकता का दुरुपयोग निम्नलिखित में से किस आधार पर होता है? तो किस आधार पर होता है? प्रासंगिक विचार के माध्यम से जीना, मनमानी कार्रवाई और क्षेत्राधिकार सेवा। ऑप्शन डी होगा इसमें, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संसद में किस विधि मंत्री ने पहली बार लोकपाल की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो किस विधि मंत्री ने? अशोक कुमार सेन ने। बहुत अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आना है भाई, 100% लिख के ले लीजिए आप, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है ये लोकपाल की अवधारणा से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायुक्त लागू करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य था? तो कौन सा था? ये महाराष्ट्र था। लोकायुक्त लागू करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट के अनुपातिकता के सिद्धांत की अवधारणा से संबंधित है। तो ये क्या है? प्रशासनिक कानून, ऑप्शन सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बेडनेसवरी सिद्धांत से संबंधित है? तो ये कौन संबंधित है? सेवा कानून, श्रम कानून, बैंकिंग कानून, प्रशासनिक कानून। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, प्रशासनिक कानून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय रिट जारी करने के लिए अधिकृत है? तो ये उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। संविधान में से कौन सा न्यायालय रिट जारी करने के लिए अधिकृत है? तो भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही अधिकृत हैं, तो यहाँ पे दोनों ही आएगा। निम्नलिखित में से कौन नैसर्गिक न्याय के लिए आवश्यक तत्व है? तो कौन है? समुचित सूचना, निष्पक्ष सुनवाई, निष्पक्ष और उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। यदि किसी न्यायिक निकाय को किसी भी प्रकार का वित्तीय लाभ होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? धन संबंधी पक्षपात। अगर वित्तीय लाभ होगा तो धन संबंधी पक्षपात कहलाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कानून के शासन की अवधारणा के जनक कौन है? देखो ये क्वेश्चन यहाँ से भी 100% आता है, 2-3 सालों से कंटिन्यू ये क्वेश्चन आ रहा है। कानून के शासन की अवधारणा के जनक कौन है? और यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हमारे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, कोई कोक को बताता है, कोई डायसी को। तो कानून के शासन की अवधारणा के यहाँ पे जनक जो होंगे वो डायसी होंगे। ठीक है, और सर एडवर्ड कोक भी हैं, इनको जरा डिटेल में पढ़ेंगे आप तो वहाँ पे देखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए देखिएगा, क्लियर करिएगा इस चीज के लिए। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई? तो किस वर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी? 1964 में की गई थी ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास 51। इसने कहा इंग्लैंड शक्तियों के पृथक्करण का क्लासिक घर नहीं है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था भाई ये डेलियन उलमैन ने, डेलियन उलमैन ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 52 है, सर्च्योरी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है, सर्च्योरी एक लैटिन शब्द है, ये आपका रिट से संबंधित क्वेश्चन है। तो जिसका अर्थ है ये आपका जानकारी देना, आदेश देना, किस अधिकार से, ये तो कोवारंट हो गया अधिकार पर। अच्छा, और ये तलाशना, ये इसका सही अर्थ क्या होगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए और जो साथी AIVE के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो अपना थंब इम्प्रेस करें, कमेंट में जरूर थंब इम्प्रेस करें, तो ताकि हम AIVE का जो क्वेश्चन पेपर है हम उसको लास्ट ईयर का पहले 2023 का देखेंगे, फिर उससे पहले का देखेंगे, फिर उससे पहले, ऐसे हम देखते देखते कई सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जिनके पास बुक नहीं है वो भी AIVE को हमारे साथ जुड़ के क्लियर कर सकता है, ये हमारा वादा है। ठीक, सर्च्योरी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है, ये बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन था, ये मैंने आपके लिए कमेंट में बताया था। तो आपने अभी तक किसी भी भाई ने अभी तक कमेंट नहीं किया है, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, जानकारी देना, टू इन्फॉर्म। और अभी तक जिन साथियों ने भी पहला पार्ट नहीं देखा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ LLB 3rd ईयर, BLLB 5th ईयर का, तो वो जाके पहला पार्ट देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ
जो भी LLB थर्ड ईयर के जितने भी एग्जाम क्वेश्चन पेपर हैं, तो सभी का वीडियो लगभग अपलोड हो चुका है और सबका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53। निषेध करना या रोकना किस रिट का अर्थ है? तो ये निषेध करना या रोकना ये प्रतिषेध, ऑप्शन सी प्रतिषेध रिट का क्या है कि अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। उस व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जाती है जिसके पास विधिक कर्तव्य है लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहता है? तो उसके खिलाफ कौन सी रिट जारी की जाती है? तो मैंडेमस, परमादेश रिट जारी की जाती है उसके खिलाफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से किसने प्रतिपादित किया? तो ये किसने प्रतिपादित किया था? ये मॉन्टेस्क्यू ने किया था। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमने आपके लिए फिर से कमेंट में छोड़ा है। जी हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ये किसने कहा था? तो ये आप भी हमें कमेंट में बताएंगे। ये मैंने ड्रॉप किया हुआ है कायदे में क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डायसी के विधि के शासन का अर्थ नहीं है? तो डायसी के विधि के शासन का अर्थ कौन सा नहीं है? तो विधि की सर्वोच्चता, ये डायसी ने कहा था। विधि की समता, ये भी डायसी ने कहा था। वैधानिक भावना का प्रभुत्व और व्यापक विवेकाधिकार शक्तियां। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये डायसी के विधि के शासन का अर्थ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इंग्लिश नेचुरल जस्टिस एंड अमेरिकन ड्यू प्रोसेस एंड एनालिटिकल कंपैरिजन किसने लिखी? ये जो बुक है ये किसने लिखी थी? तो ये फ्रेडरिक साबर ने लिखी थी। ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर मॉन्टेस्क्यू के शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत किस मॉडल पर आधारित है? तो ये यूनाइटेड किंगडम पर है या यूएसए पर है या फ्रांस या कनाडा, किस पर है? तो ये फ्रांस के मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये यूनाइटेड किंगडम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्यापक व्यक्तिगत पक्षपात से उत्पन्न हो सकती है। तो व्यक्तिगत पक्षपात से देखो मित्रता संबंध और शत्रुगत क्या उत्पन्न हो सकते हैं? ये सभी उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका, ऑल ऑफ एबव। आगे नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जस्ट नेचुरल शब्द लिया गया है। ये जस्ट नेचुरल कहाँ से लिया गया है? रोमन विधि से, कॉमन से, फ्रेंच से या लैटिन विधि से? कहाँ से लिया गया है? तो ये रोमन विधि से लिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो वीडियो जल्दी बनाते हैं, जल्दी देखते हैं। कल वाला वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था, इसको हम बड़ा नहीं होने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है एक, क्या है? परमाधिकार रिट, सुधारात्मक प्राकृतिक की रिट, न्यायिक रिट या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है ये उपरोक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब है कौन सी रिट, ये आप कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। रिट ऑफ सर्चरी इज, सर्चरी की एक रिट जो है वो क्या है? ये न्यायिक रिट है, सुधारात्मक प्रकृति की रिट है, न्यायिक रिट। देखिए 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ए और सी। न्यायिक रिट है ना, जस्टिस रिट। तो ये उपरोक्त में से सभी है। ठीक है, दोनों है। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में भारत में विधि का शासन निहित है? तो किस अनुच्छेद में विधि का शासन निहित है? अनुच्छेद 14 में। आपको सबको पता ही होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत संघ और राज्य सरकार के दायित्व की सीमा से संबंधित है? तो ये कौन सा अनुच्छेद भारत संघ और राज्य सरकार के दायित्व की सीमा से संबंधित है? ये आप कमेंट करके बताइए। चलिए आप क्या बताएंगे? ऑप्शन ए होगा इसका, अनुच्छेद 300। इसमें ये बाद और शक्तियों से संबंधित है ये वाला अनुच्छेद 300, जिसमें भारत सरकार भारत संघ के नाम से अपना मुकदमा करेगी और कर सकती है, और राज्य सरकार राज्य सरकार के नाम से मुकदमा कर सकती है। ठीक है, राज्य के नाम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रशासनिक कानून प्रशासनिक एजेंसियों की शक्ति और क्रियाओं पर लागू होने वाला कानून है, जिसमें विशेष रूप से प्रशासनिक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा को नियंत्रण करने वाला कानून भी शामिल है। ये किसने कहा था? तो ये केसी
डेविस ने कहा था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, केसी डेविस ने। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन देख लें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक निगम राज्य के अंतर्गत है? तो किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक निगम राज्य के अंतर्गत है? देखिए थोड़ा डाउट में है ये क्वेश्चन। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, तो वहां पे बताया गया है कि कौन कौन सी चीजें राज्य हो सकती हैं। सार्वजनिक निगम यहाँ पे भी राज्य के अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अनुच्छेद 12 की तरफ जाऊंगा, बाकी आप कंफर्म करिएगा। ठीक है, इसका 13 भी बताया है किसी ने, तो आप कंफर्म करिएगा। तो अनुच्छेद 12 होगा इसका। आगे सामाजिक सेवा निगम है। सामाजिक सेवा जो निगम है वो क्या है? राज्य बीमा निगम, अस्पताल बोर्ड और पुनर्वास। ये कौन कौन से हैं? तो ये उपरोक्त सभी होंगे, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त निगम है, तो वित्त निगम क्या है? भारतीय स्टेट बैंक है, औद्योगिक वित्तपोष निगम है, या ए भी दोनों है? तो इसमें ऑप्शन सी है हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अधिकार परीक्षा की रिट कब जारी की जा सकती है? तो अधिकार परीक्षा की जो रिट है वो ऐसा न्यायालय लोक प्रकृति का होना चाहिए, ऐसा कार्यालय लोक प्रकृति का होना चाहिए, यह एक ठोस चरित्र का होना चाहिए, यह वैधानिक होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी में ऑप्शन डी सभी में हम ये अधिकार परीक्षा रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये किस अधिनियम के तहत की गई थी? ऑप्शन ए होगा इसमें, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के तहत। ठीक है, जीवन बीमा निगम 1956 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। भारत में सार्वजनिक निगम को श्रम मिश्रित मुख्य समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये 3 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए होगा इसका, दामोदर वैली घाटी निगम की स्थापना की गई। देखिए कहाँ से क्वेश्चन कहाँ रखा गया, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ये क्वेश्चन लग रहा है क्या? दामोदर वैली घाटी निगम की स्थापना की गई, बताइए, पता नहीं। तो ये दामोदर वैली घाटी निगम 1948 ऑप्शन बी में है, और दामोदर वैली घाटी निगम 1948 बी और डी सेम है, दोनों में सेम में से कोई सा भी कर लेना। ठीक है, कोई सा भी टिक लगा लीजिए, सेम ऑप्शन है। आगे परमादेश की रिट है, तो परमादेश की रिट क्या है? न्यायिक रिट है, सुधारात्मक प्रकृति की रिट है, परमाधिकार रिट है, और लोकहितवाद। तो ये भी आप कमेंट करिएगा, एक बार कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन बता देंगे, तो जब तक आपके लिए ये सर्च करने के लिए है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, तो आप सर्च करके बताइएगा, बताइए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमादेश की रिट प्रथम बार कब जारी की गई? तो भारत में जो है परमादेश की रिट प्रथम बार कब जारी की गई थी, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। 73 में ये जारी की गई थी। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रिज बनाम बाल्डविन वाद का संबंध है। तो रिज बनाम बाल्डविन वाद का जो संबंध है वो निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार से है, राइट टू फेयर हियरिंग। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन नंबर 77 और 78 मैंने दोनों ड्रॉप किया हुआ है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, 77 और 78। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 79। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक कानून का मूल स्रोत नहीं है? तो कौन मूल स्रोत नहीं है? तो ये परंपरा, कस्टम जो है प्रशासनिक कानून का मूल स्रोत नहीं है, बाकी सभी हैं। आगे है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट कौन सा न्यायालय जारी करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है वो कौन सा न्यायालय जारी करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों जारी कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आया कौन सा बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण बाद से जाना जाता है? तो कौन सा ऐसा बाद है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद नाम से जाना जाता है? तो है यह है धनंजय शर्मा बनाम हरियाणा राज्य, धनंजय शर्मा बनाम हरियाणा राज्य का ये बाद है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक पक्षपात का एक प्रकार नहीं है? तो पक्षपात का एक प्रकार कौन सा नहीं है? धन संबंधी अभिन्नति, व्यक्तिगत अभिन्नति, और न्यायिक झूठ, न्यायिक हठ। तो इसका उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी है इसका,
ये व्यक्तिगत एक पक्षपात का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन से कार्य प्रत्यायोजित नहीं किए जा सकते। तो ये कौन से कार्य प्रत्यायोजित नहीं किए जा सकते, आवश्यक विधायी कार्य जो है वो प्रत्यायोजित नहीं किए जा सकते, डेलीगेटेड नहीं किए जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम की सही परिभाषा है। तो ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम की सही परिभाषा क्या है, निष्पक्ष अपील सुनना या सुनवाई का अधिकार। तो ये राइट टू फेयर हियरिंग, ठीक है, सुनवाई का अधिकार है। ऑप्शन बी होगा, ना कि डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में लोकपाल समिति का प्रथम चेयरपर्सन कौन है। तो लोकपाल समिति का प्रथम चेयरपर्सन कौन है, पिनाकी चंद्र घोष। ये पिनाकी चंद्र घोष चेयरपर्सन है लोकपाल समिति के प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक निगम को भी कहते हैं। तो लोक निगम को क्या कहते हैं, वैधानिक निगम भी कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रशासनिक के अधिकरण से द्वारा गठित होता है। तो क्या गठित होता है, अध्यक्ष और प्रशासनिक एवं न्यायिक सदस्यों द्वारा जो है गठित होता है। ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की पीठों की संख्या कितनी है। तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण पीठों की संख्या 17 है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सी रेट जारी की जा सकती है यदि कोई प्राधिकारी शक्ति के दुरुपयोग के साथ निहित है या उसके लिए दुर्भावनापूर्वक कार्य करता है। तो ये यहाँ पर कौन सी रेट जारी की जा सकती है, मैंडेमस परमादेश रेट जारी की जा सकती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में प्रवेश का अधिकार एक अधिकार है। तो एक कैसा अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। फंडामेंटल राइट सेक्शन आर्टिकल 32 कहाँ पे दे रखा है, हमारे मौलिक अधिकारों में दे रखा है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रत्यायोजित विधान पर हमला पहला मामला है। तो प्रत्यायोजित विधान पर पहला मामला कौन सा है, तो री दिल्ली कानून अधिनियम मामला। ठीक है, ऑप्शन बी है ये री दिल्ली कानून अधिनियम मामला से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यायोजित विधान को मान्यता नहीं है। तो किस देश में प्रत्यायोजित विधान को मान्यता नहीं है, वो ऑप्शन ए होगा, अमेरिका में प्रत्यायोजित विधान को मान्यता नहीं है, यूएसए। विवेक के दुरुपयोग शामिल हैं। तो विवेक के दुरुपयोग कहाँ कहाँ शामिल है भाई, तो शक्ति का अनुभव प्रयोग और शक्ति का गलत प्रयोग। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है, मालाफाइड का अर्थ है। तो मालाफाइड का क्या अर्थ है, बैड फेथ, अद्भावनापूर्वक। मालाफाइड का अर्थ क्या है, बैड फेथ, बुरा। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष को कौन भाई नियुक्त करेगा, भारत के राष्ट्रपति। ये भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस देश में प्रथम बार ओम्बुड्समैन संस्था उद्भव हुआ। तो ये स्वीडन में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारत में किस प्रथम न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। तो ये हमने ड्रॉप किया रखा है। ठीक है, ड्रॉप है ये क्वेश्चन, हमने छोड़ रखा है। भारत में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये 1985 में की गई थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, प्राकृतिक न्याय किस प्रक्रिया से रक्षा करता है। जो नेचुरल जस्टिस है वो हमारा किस प्रक्रिया से रक्षा करता है, मनमानी प्रक्रिया से, विधिक प्रक्रिया से, न्यायिक प्रक्रिया से या व्यक्तिगत प्रक्रिया से। तो कायदे में तो आपका इसका आंसर जो है कमेंट में बताना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट और इसका साथ ही साथ अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपने अभी तक जो भी बाकी के क्वेश्चन पेपर हैं एलएलबी 3rd ईयर की, तो अगर नहीं देखा है वीडियो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सभी का, आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके बाद हम AIBE के क्वेश्चन पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, तो वहाँ पे हम विद क्वेश्चन के साथ स्पष्टीकरण जो भी होगा वहाँ पे हम देखते हुए चलेंगे कि कौन सा क्या सही है। तो किसी को अगर AIBE की प्रिपरेशन करना है तो हमारे लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।